बार फिर से आप सभी लोगों को मैं यूपी टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। थोड़ा बहुत फास्ट रिवीजन होगा, 5 से 10 मिनट में पूरे ट्रांसफार्मर का मैं टेस्टिंग तक पूरा रिवीजन कर दूँगा जितना मैं पढ़ा चुका हूँ। जो लोग नहीं आ पाए क्लास करने उनके लिए बहुत होगा कि एक बार अगर सब्जेक्ट में अगर देखेंगे तो कंप्लीट आप जितना पढ़ेंगे 10 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाएगा। और ये उन्हीं लोग को फायदा मिलेगा जो खुद एक बार मुझसे पढ़ चुके होंगे, ठीक है। उनको भी फायदा मिलेगा जो कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे। बस आप जानिए क्या चीज़ होता है ट्रांसफार्मर। पहला इंट्रोडक्शन के रूप में बताया गया कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। आप लोग भी हमारे साथ साथ बोलेंगे कुछ अलग इंट्रोडक्शन देगा। एक ट्रांसफार्मर की स्टैटिक डिवाइस है, न कि एक मशीन। क्यों? क्योंकि ये कोई रोटेशन पार्ट इसमें नहीं होता, इसलिए इसका नाम हम लोग देते हैं यह एक स्टैटिक डिवाइस है। यह फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत को क्या करता है? यह पावर और फ्रीक्वेंसी को क्या रखता है? हाँ, ऐसे हम पूछते रहे तो आप लोग बोलते रहिएगा। यह वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है और करंट को भी इंक्रीज और डिक्रीज करता है। और इसमें एक देखिए ट्रांसफार्मर जब कोर बनाएंगे तो इसमें एक भाग लिंब होता है और एक भाग योग होता है। लिंब पर वाइंडिंग की जाती है। योग की चौड़ाई लिंब से लगभग 5 से 10% ज़्यादा रखी जाती है। एरिया क्या रखा जाता है? ज़्यादा रखा जाता है। वाइंडिंग जो कि कॉपर का बनाया जाता है, सुपर एनिमल्ड कॉपर का बनाया जाता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील की बनती है या तो CR0 का बनाया जाता है, कोल्ड रोल्ड गोल्ड ओरिएंटेड, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। ये ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसको लेमिनेटेड की फॉर्म में किया जाता है और लेमिनेशन की थिकनेस कितनी होती है? 0.35 से 0.5 तक होती है। ये लेमिनेटेड कर देने से क्या फायदा मिलता है? लेमिनेट कर देने से क्या फायदा मिलता है? ईडी करंट लॉसेस को क्या करता है? कम कर देता है। और ये कोर लॉस को कम करने के सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है जो कि 2 से 3% मिलाया जाता है। इसमें सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन की मात्रा 2 से 3% मिला दी जाती है, जिससे कि क्या होता है कि इसकी कोर लॉस को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर सिलिकॉन को बहुत ज़्यादा मिला देने में वो भंगुरता की मात्रा उसमें ज़्यादा जो लचीलापन हो जाती है, जिससे कि वह मैकेनिकली स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? कम हो जाता है। देखिए जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें बहुत कुछ छूट रहा था, लेकिन वीडियो में बहुत कुछ ऐड कर रहा हूँ। इसको एक बार 2 बार अपने रूम पे मतलब 1.5 करके देख के सुन के आइएगा, ठीक है। दूसरा ईडी करंट लॉस को भी कम कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होने की वजह से इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? 98% होती है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी अधिक होती है। ट्रांसफार्मर की स्टैटिक होने की वजह से कोर लॉस कम होता है। क्यों कोर लॉस कम होता है? क्योंकि इसमें कोई फ्रैक्शन लॉस और विंडेज लॉसेस नहीं होता है। अब फ्रैक्शन मतलब होता है घूमना, घर्षण करना, फ्रैक्शन, ठीक है। अब विंडोज मतलब कि जो खुली हुई चीज़ से रहती है वहाँ से आता है हवा एरिया से। तो इसमें 2 प्रकार के लॉस है, हिस्टेसिस लॉस और एक करंट लॉस। हमने हिस्टेसिस लॉस का फार्मूला बताया। इसी को स्टील मेल्ट का नाम से जाना जाता है, जिसको कांस्टेंट बोला जाता है। इसकी वैल्यू 1.2 से 1.5 के बीच होती है। अगर जनरल केस में बोला जाए तो हिस्टेसिस लॉस फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी बात समझ में आया? अच्छा, इसमें 3 कंडीशन बनता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब केस के रूप में आ जाता है 0-0.6 हो जाता है। वो आगे चल के जब हम लॉसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, घटाते हैं तो क्या इसमें, तो आगे चल कर उसको बताएंगे। ये स्किप कर देते हैं। ईडी करंट लॉस का फार्मूला होता है आपका। ये फार्मूला आप लोग अपने नोट कर लीजिएगा। अगर फार्मूला क्लियर नहीं हो तो मैं बता दूँ, ईटा इसको नाम लिखते हैं D max स्क्वायर इंटू F स्क्वायर इंटू T स्क्वायर इंटू V। V फॉर ये वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं, ये वैल्यू ऑफ कोर होता है। यहाँ से फार्मूला जो V max बराबर 5/m हो जाता है और 5 बराबर जो करते हैं V/F रेशियो इसको 5m कांस्टेंट करते हैं तो यहाँ से F आता है। तो ईडी करंट लॉस अगर मैं कहूँ जनरल केस में जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा वोल्टेज के वर्ग के अनुपात पे निर्भर करता है। तो आई होप कि ये इंट्रोडक्शन के रूप में हम लोग इतना दे सकते हैं। अगर हम इसमें कह सकते हैं 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो कि सिंगल जो वाइंडिंग होती है वो मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है। मैग्नेटिकली कनेक्टेड होती है और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती है। ये चीज़ छूट गया था, इसको नोट करिए। वर्किंग के रूप में हमने बताया था, वर्किंग में आप कार्य बताए थे कि ये फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के जो फार्मूलास निकल के आया, ये फार्मूला आप लोग वर्किंग समझाए थे। तो वर्किंग आप लोग एक बार पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा। EMF इक्वेशन आप सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करूँगा तो इसमें E बराबर E = 4.44 N जो है कि प्राइमरी एक ट्रांसफार्मर का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का EMF इक्वेशन होता है। इसमें ∅m जो मैक्सिमम फ्लक्स हो सकता है, आपका फ्रीक्वेंसी हो सकती है, नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है। आपकी नई वाली बुक में जो टर्न्स दिया है उसको
और टी से भी डिनोट कर सकता है कहीं कहीं, ठीक है, इस बात को दिमाग में याद रखिएगा। अच्छा, ये वैल्यू कौन सी आती है, ये वैल्यू आपका मैक्सिमम वैल्यू आती है, कौन सी वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन ये वैल्यू कौन सी वैल्यू आती है, ये आरएमएस वैल्यू आती है, ठीक है। ये दो चीज़ आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं पूछूँ कि प्राइमरी इक्वेशन कितना, प्राइमरी साइड बाइंडिंग में कौन सा इक्वेशन बनता है, सेकेंडरी साइड कौन सा इक्वेशन बनता है, तो ये सेकेंडरी साइड और प्राइमरी साइड, अब दोनों का रेशियो लेने पर अनुपात निकल के आता है, सॉरी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो E2/V1 N2/N1 V2/V1, यहाँ पे ये चीज बदल जाता है I1/I2, ठीक है, ये बताया हूँ क्यों ऐसा होता है। अब ये इक्वल टू K माना जाता है, ठीक। अब इसी को अगर टर्म्स रेशियो बोला जाएगा तो इसी को पलट दिया जाता है और वहाँ पर K/1/A कर दिया जाता है। अब मैंने बेस्ड ऑन द वर्किंग के हिसाब से बोला, कार्य के हिसाब से बोला, तो देखा गया कि ट्रांसफार्मर का 3 भागों में बताया, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन होता है और एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन करते हैं और बहुत चीज़ें बैरी टाइप ट्रांसफार्मर भी होता है, खैर वो हमारे सिलेबस से अब हटा दिया गया है तो पढ़ने की जरूरत नहीं। ये जो ग्रेटर देन होता है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन और यहाँ पे ग्रेटर देन, ये आप यहाँ पे लेस देन यहाँ इक्वल हो जाता है, इसी को हम लोग 1:1 ट्रांसफार्मर के नाम से भी 1:1 ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रांसफार्मर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये बात याद रखिए। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, रिएक्टेंस की वैल्यू 0 होती है, प्राइमरी साइड का और सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस की वैल्यू और रिएक्टेंस की वैल्यू अनंत होती है, इन्हीं दोनों के बीच की बात है, ठीक है। अब परमिबिलिटी क्या होती है, हमारा अनंत। परमिबिलिटी वो चीज़ करती है जिसमें फ्लक्स आसानी से प्रवाहित हो सकती है, और ये लिंकिंग फ्लक्स 0 होता है, और लिंकिंग फ्लक्स जो यहाँ से यहाँ तक लिंक करता है, ये फ्लक्स मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखना। एक आइडियल केस में एक फेजर डायग्राम ड्रा करोगे तो सिर्फ एक ही फेजर डायग्राम, ये नो लोड कंडीशन का फेजर डायग्राम में ड्रा कर दिया। इसके बीच की जो नो लोड फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे इसका एक एंगल निकल के आता है, हाँ 75 से 80, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में SSC वगैरह में बहुत पूछा है जब जाके, इसकी पावर फैक्टर पूछा है। ये नो लोड करंट का फुल लोड करंट कितना परसेंट होता है, 2 से 5। ये इसकी जो I0 करंट किसका किसका सम होता है, वर्किंग करंट और मैग्नेटाइजिंग करंट का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये वाली करंट हमको ज्ञात होके आता है। फिर मैंने बोला कि वर्किंग करंट जो कि आपका 2 से 1% होता है, और जो मैग्नेटाइजिंग करंट 3 से 4% होता है। अगर मैं बात करूँ कि नो लोड केस में जो फेजर डायग्राम ड्रा करोगे तो फेजर डायग्राम अपना ड्रा करने के बाद ये हमारा 3-4 फॉर्मूला निकल के आता है। पहला आपका वर्किंग करंट, दूसरा मैग्नेटाइजिंग करंट, तीसरा है आपका कोर लॉस और ये आपका मैग्नेटाइजिंग लॉस, ठीक है, रिएक्टेंस। तो यहाँ से ये हमको निकल के आता है। ऑन लोड के केस में हमने बताया 3 लोड का जो हम लोग क्या करेंगे, लोड लगाएंगे, एक रजिस्टिव लोड, एक इंडक्टिव लोड और एक कैपेसिटी लोड। उसी में हमने फेजर डायग्राम ड्रा करते तो फेजर डायग्राम ड्रा हो गया हमारा, यहाँ से निकल के आता तीनों, आप लोग को बहुत अच्छे से कराए थे, उसको एक बार आप लोग खुद रिकॉर्ड की कॉपी पे बनाइएगा। अगली बात हम लोग यहाँ से पढ़े थे इक्विवेलेंट ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड रिफर्ड वैल्यू। तो देखा गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों ज्ञात किया जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसी भी ट्रांसफार्मर का हम लोग कोई भी पार्ट की जानकारी ज्ञात करने के लिए, लॉसेस ज्ञात करने के लिए, हर एक चीज़ के टेस्टिंग करने के लिए हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करना जरूरी पड़ जाता है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात किया तो इसमें एक हमने पैरेलल में इसका जो RC और XM को लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि ये कोर लॉस को डिनोट करता है। कोर लॉस हमेशा वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बात हमारी बहुत नोट करिएगा, कोर लॉस हमेशा वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ये बात पैरेलल हमेशा वोल्टेज की ही पैरेलल लगाई जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। R1 को दिखाया गया है प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, प्राइमरी साइड रिएक्टेंस, सेकेंडरी साइड रिएक्टेंस, प्राइमरी साइड रेजिस्टेंस, और ये लोड अपना ये जो ट्रांसफार्मर का हमने स्ट्रक्चर बनाया तो वही चीज़ है। आपका डायग्राम कोई मैंने बहुत कुछ नहीं किया। इसका एक हमने बताया फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन, एक फोर्थ अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन की बात जाए सिर्फ इंडक्टेंस बचता है आपका लोड और एक लोड बचता है। अब ये चीज़ R की वैल्यू इसलिए उसमें हटा दिया जाता है कि R की वैल्यू रेजिस्टेंस इतना निगलेक्ट कर दिया जाता है कि उसको इतना निगलेक्ट कर दिया जाता है कि इतना कम होता है कि उसको हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे कि रिफर्ड वैल्यू क्या चीज़ होती है, अगर सेकेंडरी को प्राइमरी साइड रिफर्ड कर दिया जाए तो अब हम तुमको ये से ट्रिक बता देते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, EMF, वोल्टेज, इम्पीडेंस और एक करंट, ठीक, इतनी चीज़ को हमने क्या कर दिया, सेकेंडरी साइड रिफर्ड कर दिया। तो जब आप किसी के यहाँ जाते हैं, तो आपको वो अपनी चारपाई के ऊपर बैठाता है ना, आपके सामान के नीचे बैठ जाता है इंसान, है। जब भी जो बाबू जाएगा उसको पहले ऊपर बैठा दिया जाएगा, लेकिन K2 क्या कर लेगा, वो अपने आप को नीचे बैठ जाएगा।
और K2 ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है N2/N1। ठीक, इस पर हमने सवाल भी दिया था, न्यूमेरिकल भी दिया था, आप लोग उस वेरिफिकेशन भी दिया। ठीक, और इसी तरीके से सबका होगा, सबके नीचे K2, लेकिन तो आई जो करंट जाएगा वो, अब मान लो कि भाई अब तुम आई वाला करंट जब कब जाएगा, जब उसका साथ ही कोई बहुत समान रहेगा तो उसके साथ वो बैठने का प्रयास करेगा। ठीक है, करंट हमेशा अपोजिट रहता है, ये बात को हमेशा याद रखिएगा। इसी तरह मैं कहूँ कि प्राइमरी साइड को रिफर करना है सेकेंडरी साइड, ये तो सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड रिफर किया गया था ना। यस, तो अब इसको प्राइमरी रिफर टू सेकेंडरी साइड। अगर इसको करोगे तो इसमें जो अब तुम जो पहले तुम जाओगे तो पहले किसी से हाथ मिलाओगे तो उनके साथ ही बैठे, तो तुम पहला जैसे प्राइमरी को रिफर कर रहे हो किसके साथ, सेकेंडरी को ना, तो ये जाएगा सेकेंडरी की तरफ, तो तुम हाथ मिलाने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा, तो ये हमेशा इसको क्या करेगा, सामान बैठाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे भी अपना एक सामान बैठाएगा, जेट को भी बैठाएगा इसको, लेकिन तो करंट क्या कर लेगा, यहाँ अपोजिट हो जाता है। हाँ, करंट हमेशा दोनों में अपोजिट रहेगा। अगर मैं यहाँ x02 को बात करूँगा तो ये दोनों समान भी x2 डैश प्लस x2 का हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसमें भी x1 हो जाता है। ये चीज़ हमने आपको बताने का प्रयास किया। फिर अगर बात करेंगे टेस्टिंग ऑफ द सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, तो पैरामीटर ऑफ द लॉसेस की बात करेंगे, एफिशिएंसी, तो वो आपको ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बताया। ओपन सर्किट टेस्ट हमेशा एलवी साइड का किया जाता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और एचवी साइड को क्या कर दिया जाता है, ओपन कर दिया जाता है। ठीक है, जो इसमें वोल्ट मीटर और मीटर वाट मीटर का यूज किया जाएगा वो सब रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पर ही यूज किया जाएगा। इतनी बात ज्ञात करिए। ये कोर लॉस को ज्ञात करता है, ये नो लोड करंट को मेजर करता है। अब इसके बाद करेंगे शंट पैरामीटर और लो पावर फैक्टर को ज्ञात करता है। कोर लॉस में अगर हम देखेंगे, कोर लॉस ज्ञात करेंगे तो इसमें एक आपका हिस्टेरिसिस लॉस और एक आपका ईडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस और ईडी करंट लॉस, जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके साथ जनरल। अगर कोई केस बनाएंगे तो वहाँ पे फिर वोल्टेज कोई स्क्वायर हो जाता है, और वहाँ पे एक फार्मूला निकल के डेरिवेशन करके वो निकाले थे, वो चीज़ आएगा। लेकिन तो अगर मैं कहूँ कि अगर जनरल केस में ईडी करंट लॉस जो वोल्टेज के वर्ग के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स वो फ्लक्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर वर्किंग करंट के बारे में बोला तो फिर P बराबर V0 I नॉट cos फाई, और cos फाई बराबर P अपॉन V इंटू I नॉट हो जाता है। ये हमने फार्मूला से ज्ञात किया, W बराबर I नॉट cos फाई और W मी बराबर I नॉट साइन फाई। इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग की। तो शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग में एचवी साइड कनेक्ट किया जाता है विद ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से, समझ आया। अब ये और एलवी साइड को क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है विद मोटे तार, ठीक वायर के साथ तो करंट किया जाता है। फुल लोड एट द वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज का कितना हो जाता है, 5 से 10%। अब इसमें कहोगे सर कोर लॉस क्यों नहीं मेजर करते हैं, क्योंकि ये 10 से 5% ही वोल्टेज होता है, लगभग आपका 50 वोल्टेज आएगा, तो जिससे वोल्टेज कम होने की वजह से कोर लॉस डिपेंड नहीं करता है। कोर लॉस डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर, तो वोल्टेज इतना कम है कि कोर लॉस को हम लोग निगलेक्ट मान लेते हैं, और इससे हम लोग कॉपर लॉस को क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, इससे हम लोग सीरीज पैरामीटर और हाई पावर फैक्टर को ज्ञात करते हैं। वोल्ट मीटर, वाट मीटर और मीटर, हमेशा सबका वोल्ट मीटर जो हमने को रिड्यूस वोल्टेज लेके, वाट मीटर जो कि कॉपर लॉस को मेजर करने के लिए, ठीक है, और ये आपका रेटेड करंट को करने के लिए। तो आई होप कि मैं यहाँ तक तो आपको एक पूरी तरह से बता दिया। अगली टॉपिक हमारी जो स्टार्ट होगी वो वोल्टेज रेगुलेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, और आपका लॉसेस स्टार्ट होगा। 2 टॉपिक आप लोग को दिया हुआ है। इसी में एक टॉपिक और आता है स्वयंवर टेस्टिंग, लेकिन तो खैर आपके सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम उसको पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। बाकी इतनी चीज़ें अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जितने लोग सुने देखेंगे तो ये तो अपनी कॉपी पे ये आपका असाइनमेंट के रूप में भी रहेगा। आप अपनी कॉपी लिए मैक्सिमम आपका मिनिमम 10 पेज में पूरी लिखी हुई बात हमें मिलनी चाहिए, मिनिमम 10 पेज में। अब मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, जितना आपके पास है, एकदम साफ स्पष्ट रूप से ऐसा होना चाहिए कि जैसे लगे कि हाँ आप एग्जाम हॉल में बैठ कुछ लिख के आ रहे हैं। ये नहीं कि नीली पेन नहीं उठाया तो सब एकदम ढूंढ के रख दिए सर ले लीजिए, नहीं, वो असाइनमेंट की कॉपी पे ऐसा होना चाहिए। आई होप कि वीडियो लंबा न जाए और इतनी बात आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यही मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, और बाकी इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी जो है जनरेशन टॉपिक स्टार्ट किया जाए, जनरेशन पढ़ाया जाएगा। चलिए, आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा। चलिए, जय हिंद।